गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां पर मैं आपके साथ प्रोनाउंस के नए बहुत सारे रूल्स का डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि कल प्रोनाउन टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया और 1 घंटे सवा घंटे की क्लास पे प्रोनाउन पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, पहली बार वो चैनल पर होंगे, तो वो इस सीरीज की जो पहली क्लास है वहां से देखना स्टार्ट करें और सारे एपिसोड्स यहाँ पर देख डालें। बाकी लाइव तो देखें ही देखें, पीछे के भी एक एक क्लासेस अगर डेली आप कवर करेंगे तो एक वीक में आपका जितना भी एपिसोड्स हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। 60 एपिसोड्स देखने वाला हर एक बच्चा इंग्लिश में 100% कॉन्फिडेंट हो जाएगा दोस्तों। तो लास्ट तक एक एक पॉइंट को सीखते और समझते चलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा प्रोनाउन के नए रूल्स, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में बहुत से बच्चे नहीं भी जानते हैं, आपको वो सब कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा। तो एंड तक देखना है एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, ये क्लास प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे चलती है, हर रोज आप 8:30 बजे देखिए और आज है डे 9 दोस्तों। My dear students, my name is Sandeep Kesharwani. I'm all India plus verified educator having 10 years plus teaching experience. This is my Telegram group जिसको आपको ज्वाइन करना है t.me/Sandeep English, right? मेरी इतनी क्लासेस आप डेली अटेंड करते हैं और सबसे पहली क्लास को आज आप देख रहे हैं दोस्तों सुबह 8:30 बजे। ये क्लास 9:45 तक चलेगी दोस्तों। 1 घंटे की क्लास होती है, एक सवा घंटे की। अटेंड किया कीजिए डेली बेसिस पे। फिर 10 बजे एक क्लास है, 12 बजे क्लास है, शाम 5 बजे है, 9 बजे। आज कुछ एक्स्ट्रा भी क्लासेस लगाऊंगा, राइट? आज 9 बजे वाली जो क्लास है ना, आज हम इसको अनअकैडमी पे ना करके आज हम इसे भी यूट्यूब पे करेंगे। तो आप सभी को आज 3 बजे के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में। जरूर अटेंड कीजिएगा, डेली बेसिस पे रहिए मेरे प्यारे साथियों। पेड बैच लेने का कोड है संदीप12। इस कोड से सब्सक्रिप्शन अगर आप 24 महीने का या 12 महीने का लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 6 महीने की फ्री वैलिडिटी मिलेगी बढ़कर। यानी जैसे 1 साल का परचेज करते हैं तो 1 साल 6 महीना आपको मिलेगा। मौका अच्छा है। स्टडी गाइड चैनल, इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर दोस्तों ऑल वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, सो हम लोगों ने कल प्रोनाउन स्टार्ट किया था, राइट? एंड प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन शुरू किया था एंड पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे। यस, सब्जेक्टिव में हमने केवल 231 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट किया था। तो आप में से अगर किसी भी बच्चे को 231 एंड 1 2 3 में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है अभी, फिर हम उसके बाद आगे सेशन को बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको 1 2 3 या 231 में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो पूछ ले पहले, फिर सेशन को आगे लेके चलें। पहले आप पूछ सकते हैं अगर जो भी पूछना चाहें आप रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। हाँ, हालांकि बस आप क्लास में बने हुए रहने चाहिए, मतलब आप कल की क्लास देखे हुए हो तभी पूछें। अगर आपने नहीं देखा है तो घबराएं नहीं, पहले क्लास देखें फिर पूछें, ठीक है? सो कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, कोई सवाल है किसी का तो पूछिए। नहीं है कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? आगे चले, फिर आगे चलें बच्चों, आगे चलें। चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके फाइन। सो हम लोगों ने कल तक कंप्लीट किया, उसके आगे के पार्ट्स पे देखते हैं। देखिए, कल आपको मैंने सिखाया था पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था दोस्तों, एंड पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक में हम लोगों ने 231 एंड 1 2 3 के सीक्वेंस पर बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा था, ठीक? यानी कि हमारा ये जो सीक्वेंस है ये हमारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए होता है। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं केवल सब्जेक्टिव के लिए होता है दोस्तों। बाकी प्रोनाउंस का कुछ अलग ही कहानी है, उनके बारे में आपको अलग पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा याद रखें कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप केवल सब्जेक्टिव के लिए करते हैं तो सब्जेक्टिव ही आप इन जगहों पर यूज करेंगे। नाउ इसके बाद सब्जेक्टिव का ये पहला यूज हम लोगों ने किया। सब्जेक्टिव का दूसरा यूज सुनिए मेरे प्यारे साथियों। यही सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो आपके कौन कौन से थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, इतने सारे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो आपके होते हैं। इन्हीं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की जब बारी आती है दोस्तों यूज होने की,
तो पहला ऑर्डर था, पहला इनका सीक्वेंस वाइज इनका यूज होता है 2 3 1 एंड 1 2 3 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को देखते हुए, सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए। दूसरा जो गेम होता है दोस्तों वो होता है कि अगर आपको कभी भी वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद, नया पेज ले लेता हूं, अगर कभी भी आपको वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ जाए तो वर्ब टू बी के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना होता है। ठीक, वर्ब टू बी के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना होता है साथियों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर इस टाइप से लिखते हैं, इट इज मी, इट इज मी हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हु कैन हेल्प यू, ये मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब इस सेंटेंस को अगर देखें तो पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से भी कोई भी एरर नहीं समझ में आ रही है, लग रहा है 100% सही है यार, बिकॉज आपने हमेशा इसी टाइप के सेंटेंसेस बोले होंगे, आपने हमेशा इसी टाइप के सेंटेंसेस बोले होंगे, इस वजह से ये पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। बट देयर इज मिस्टेक, बट देयर इज मिस्टेक माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक इज, आप देखो यहां पर इट के बाद आपने इज लिखा हुआ है, इज यहां पर क्यों आया, आर क्यों नहीं आया? इसलिए आया इज क्योंकि आपके इस जगह का सब्जेक्ट इट है विच इज सिंगुलर। ठीक है, ओके फाइन, आगे आ जाइए। कैन हेल्प यू, आपने कैन हेल्प लिखा हुआ है, तो कैन हेल्प मदद कर सकता है। कौन मदद कर सकता है? कौन मदद, कौन कर सकता है? मदद कर सकता है आपका ये मैं, मदद मैं कर सकता है, मैं मदद कर सकता है ना। सो बच्चा लोग यहां पे, यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब के लिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस शब्द के लिए आ रही है। तो अगर मैं हर एक चीज को हटा दूं, केवल सब जिस शब्द के लिए ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ रही है उसको उस शब्द के साथ अगर मैं लिखूं, तो क्या हमारा कोई भी सेंटेंस कभी ऐसा हो सकता है, मी कैन हेल्प यू? क्या कभी ऐसा कोई सेंटेंस कभी हो सकता है, मी कैन हेल्प यू? नेवर, 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 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्टिव के लिए आते हैं। तो ये मी यहां पे गलत हुआ, ये होना चाहिए आई कैन हेल्प यू। तो जैसे यहां पर आई कैन हेल्प यू हुआ, तो इससे एक पॉइंट क्या समझ में आया कि आप अपनी वर्ब का हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। आप वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म के इस्तेमाल कर, वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जब सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो फिर इसमें आपने ऑब्जेक्टिव क्यों कर दिया? अर्थात यहां पर भी आए होना। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें, पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर कभी भी ऐसा दिख जाए कि आपकी कोई वर्ब लगी हुई है जिसके लिए लगी है वो शब्द सब्जेक्टिव नहीं है, तो भाई साहब वो गलत है, वहां पे उसको सुधार करने की जरूरत है, सब्जेक्टिव होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? सो हियर ये मी को हटा के आपको क्या लिखने का है? यहां पे मी को हटा के आपको आई लिखने का है। यस और नो? एक और एग्जाम्पल देता हूं इसी पॉइंट पे, एक और एग्जाम्पल देता हूं। चलिए, अब यहां पर आपने कहा इट इज मी को हटा के आपने क्या कर दिया? आई कर दिया। चलो ठीक है, इट इज आई हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। हु इज योर चाइल्डहुड? ये मैं ही हूं जो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूं, ये मैं ही हूं जो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूं। चलिए प्यारे साथियों, इसमें बताइए क्या एरर है? सोचिए और जवाब दीजिए। इट इज आई हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में क्या एरर है? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक शेयर भी कर दो यार, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट, और शेयर कर दो। सो मैं देख पा रहा हूं यहां पे बच्चों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, और अंशु भाई कह रहे हैं कि सर आए नहीं होगा। क्यों भाई? कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहा हूं, चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के, और कह रहा है आए नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे यार मेरे दोस्त, यहां पे देखो ना, वर्ब टू बी लिखा हुआ है, वर्ब टू बी। मैंने अभी बैक साइड में एक चीज लिखा था, वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्टिव केस, है ना? मैंने ये लिखा वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्टिव केस। एक्चुअली ये वर्ब टू बी 5 होते हैं। ये जो वर्ब टू बी है ना, ये होते हैं इज, एम,
आर, वॉज एंड वर, इन पांचों को वर्ब टू बी कहा जाता है। तो इनके बाद आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, जैसा कि यहां पर आपने देखा अगर एक प्रोनाउन लिखेंगे तो। सो गाइज वही वर्ब टू बी तो यहां लिखा हुआ है, इसके बाद आई, ठीक है, लेकिन फिर से वही चीज मैं आपसे कहूंगा, आप यहां पर सेंटेंस में जितनी वर्ब्स लिखी हुई हैं उन सबको उनके सब्जेक्ट के साथ लिखो। जैसे ये इज लिखी हुई है, इसका सब्जेक्ट ये इट है, तो मैंने यहां पर लिख दिया इट इज। क्या ये सही है? सही है। इट के साथ इज आता है, इसके साथ इट आता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलो दूसरे पे आ जाओ। इज ये किसके साथ है? जैसे इट इज आई हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा, हु इज योर, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है? तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है दोस्तों ये आई। अब यहां पर इसका इसके साथ एक बार लिख दो, आई के साथ इज। क्या भाई साहब ये लिखा हुआ कभी देखा है आपने? आपने ये लिखा हुआ कभी देखा है? आपने ये लिखा हुआ कभी देखा है? आई के साथ इज, आई इज अ डॉक्टर, आई इज अ टीचर, आई इज अ स्टूडेंट, आज तक लिखा हुआ देखा है? नो। सो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस आई के साथ तो इज आता नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया भाई। अगर सब्जेक्ट आई है और बचपन का दोस्त आई ही तुम्हारा है, तो भाई साहब आई की हेल्पिंग वर्ब गलत है यहां पे। तो क्या होना चाहिए? जो आई के साथ आता है, अर्थात वर्ब टू बी का इज नहीं बल्कि वर्ब टू बी का एम आएगा। इट मींस यहां पर ये इज रॉन्ग है, यहां पर एम आना। आ रही है बात समझ में? सो मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में इन पे खेला खेल जाता है एग्जामिनर। हमेशा ध्यान रखें, आप अपने सेंटेंस की वर्ब को अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा चेक करें। मैक्सिमम टाइम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत आते हैं, एग्जामिनर गलत करके देता है और बच्चे को पढ़ने के हिसाब से जो ठीक लगता है उसी में निकल जाता है, लेकिन ध्यान नहीं देता। हु इज अ डॉक्टर, हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, पढ़ने में 100% सही लग रहा है, लेकिन गलत तो है ही है, वो तो आपको समझ में आ ही गया। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरीके से इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो सब्जेक्टिव केस का दूसरा इस्तेमाल हम इस टाइप से करते हैं, और केवल सब्जेक्टिव केस लिखकर ही शांत नहीं बैठना है, बल्कि उसके साथ की वर्ब उसके साथ जरूर चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव कर लिया, लेकिन हमारे उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन की वर्ब ही गलत लिखी हुई है। समझ गए? सो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहां पर इस पॉइंट को डन किया। तो दिस वाज योर सेकंड स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव यूज। सेकंड स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव यूज, आपको इस तरीके से ये पॉइंट देखना है। एक और तीसरा पॉइंट आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही खास है दोस्तों। आपने इस टाइप की लाइंस सुनी होगी, ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, दिस इज योर स्टेटमेंट गाइस। एक बार मुझे इसमें एरर बताइए ना, एक बार जल्दी से एरर बताइए इसमें। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। स्पीड से, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया। शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। अब सुनिएगा लॉजिक, मुझे पता है आप लोगों का आंसर यहां पे क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे कि संदीप सर वहां पर आप लिख दीजिए, मी को हटा के आई लिख दीजिए। आज मैं आपको डीप में लेके चलूंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। भाई साहब सुनो, आपने ही इज बेटर देन मी सेंटेंस जो कि हमेशा अपनी कन्वर्सेशन बोला है कि या ही इज बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी मैन, यू आर बेटर देन मी, है ना? ऐसे करके लोग आप बोलते रहते हैं, या यू आर बेटर, शी इज नॉट बेटर देन मी, सो डोंट कंपेयर, ओके ओके मैन, डोंट कंपेयर, ही इज नॉट बेटर देन मी, ऐसे लोग बोलते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट लोग बोलते हैं, एक्चुअली ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, हमें इसको सही करने की जरूरत है। तो इसका कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आप यहां पर देखें तो हमने दो प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म लिखा हुआ है। तो दो प्रोनाउंस आपके ये ही को हमने यहां पर मी से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है? हमने ही को मी से कंपेयर किया हुआ है। तो रूल क्या है कि कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होता है ना दोस्तों, कंपैरिजन ऑलवेज सेम केस में होना चाहिए, ऑलवेज सेम केस, सेम केस में डन किया जाना चाहिए। कंपैरिजन ऑलवेज सेम केस में
होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, सेम केस में होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि केस गलत कर देते हैं, बदल बदल के लगा देते हैं। सेम केस का मतलब यह हुआ कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो प्रोनाउंस का, देखो नाउन का कर रहे हो तो दिक्कत का नहीं है, जैसे ही की जगह पे मोहन लिखा होता और मी की जगह पे संजय लिखा होता तो मोहन इज बेटर देन संजय चलेगा, क्योंकि नाउन हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप अगर प्रोनाउंस लिखोगे तो प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव अलग दिखता है और ऑब्जेक्टिव अलग दिखता है। इन दैट कंडीशन आपको सेम केस का कंपैरिजन करने का है, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो आपका दूसरे साइड भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो दूसरे साइड भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। आप कभी भी क्रॉस कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्रॉस कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। क्रॉस कंपैरिजन इज नॉट अलाउड मेरे भाइयों, क्रॉस कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। तो हमने यहां पर देखा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करना है। तो हमारे पास एक तरफ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यहां पर ही आपके इस जगह का सब्जेक्टिव है और ये जो मी है इस जगह का ऑब्जेक्टिव है। तो सवाल ये आता है तो कि हम बदलें किसको, हम मी को बदल के आई कर दे या ही को बदल के हिम कर दे, क्योंकि अगर इधर हिम करते हैं तो हिम ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या हम मी को हटा के आय लगाते तो आय सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बदला जाएगा, तो फिर वहीं पर एक सवाल आता है कि भाई अगर आप ही को हिम करोगे तो ये वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्टिव के अनुसार आती है, तो ये तो हमेशा ही के लिए ही आएगी, कभी भी हिम के लिए तो इज आ नहीं सकता, कभी भी हिम के लिए तो इज आ नहीं सकता। तो क्या करें क्या करें क्या करें, बोला गया कि देखो यार ये ही इज की वजह से ही रहेगा, आप इसको नहीं बदल सकते, अर्थात ये सब्जेक्टिव ही रहेगा। मजबूरी है केवल वो केवल इस मी की जिसको बदलना पड़ेगा उसके लिए, तो वहां से आपका ही बदल के यहां पर दोस्तों आय हो गया, आय हो गया यहां पे, सॉरी मी बदल के आय हो गया और स्टेटमेंट बन गया ही इज बेटर देन आई। सो हमने एक पॉइंट यहां पर कंप्लीट किया, हमने हमारा देखो ग्रामर के दो चीजें यहां पर इंप्लीमेंट होगी, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें यहां पर इंप्लीमेंट होगी। पहला यहां पर आपका जो इंप्लीमेंट हुआ चीज कि आपको दोनों प्रोनाउंस का केस सेम करना है। कंपैरिजन अगर आपको कंडक्ट करना है तो आपको दोनों प्रोनाउंस का केस सेम करना है, डिग्री चाहे कंपैरेटिव बनाओ या बनाओ पॉजिटिव, दोनों प्रोनाउन का केस सेम करना है। और हमने किया भी, उधर सब्जेक्टिव था, हमने इधर भी सब्जेक्टिव लगाया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, राइट। इस प्रकार के सेंटेंसेस का ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर दूसरा जो आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पूरे इंग्लिश में हमेशा काम आती है, उसको सुनो पहले, फिर मैं बैक आऊंगा इस सेंटेंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हो किसी भी सेंटेंस में दो चीजों का होना मैंडेटरी है। इन दो चीजों के बिना सेंटेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहली चीज होती है सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरी चीज होती है सेंटेंस की वर्ब। दोस्तों ये दो चीजों के बिना कभी भी सेंटेंस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेंटेंस की वर्ब। अब अगर आप ये कहते हैं कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट इज हिडन इन इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी को भी अगर आप कहते हो कम हेयर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यू कम हेयर, तो यू इज अ हिडन सब्जेक्ट, राइट। आप अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, सो ब्लेस यू टू समवन, लाइक आप किसी सामने वाले को कहते हो और कह कौन रहा है, यू, तो यू आर द सब्जेक्ट। सो समटाइम्स सब्जेक्ट इज विजिबल, समटाइम्स सब्जेक्ट इज इनविजिबल, बट सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं कि ये कर्ता है, यानी कर्ता अगर आपने इसको बोला है तो इसके पास काम होना चाहिए ही चाहिए, ठीक। और आप वर्ब को काम कहते हो तो अगर ये काम है तो इसको करने वाला कर्ता इसके पास होना ही चाहिए। पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत ही कॉमन सा रूल है दोस्तों कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बिना वर्ब के लग जाए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बिना वर्ब के लग जाए तो सब्जेक्ट में एरर होती है भाई साहब। और अगर सेंटेंस में कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ जाए तो भाई साहब उस वर्ब में एरर होती है भाई साहब।
हमेशा इस बात को याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते। ठीक, इनमें से दोनों होने मैंडेटरी हैं, चाहे दोनों कॉमन हो जाएं, चाहे दोनों का अलग अलग मिल जाए, लेकिन होना ही चाहिए। नहीं है तो गलत है भाई साहब। सेंटेंस के इन्हीं किसी हिस्से में एरर है जिसको हमें चेक करना है, और इसकी डीप नॉलेज मैं आपको आगे वर्ब में भी दूंगा। तो ये चीज यहां पे क्यों बताई मैंने, क्योंकि यहां पर आपने सब्जेक्ट तो लिख दिया, वर्ब इज मिसिंग, वर्ब इज मिसिंग मैन, verb is missing, you have subject I without verb। गलत है गाइज, ही का is है, is का ही है, ही का is है, is का ही है, ये सब्जेक्ट और verb का जोड़ा बना हुआ है। बट दिस साइड यू हैव I विदाउट verb, कार्यकर्ता पकड़ के ला दिए, काम नहीं है। तो भाई साहब क्या बेरोजगारी भत्ता देना है इसको? हाँ जी, बेरोजगारी भत्ता तो देना नहीं है। यू हैव कार्यकर्ता, यू मस्ट हैव कार्य, आपके पास कार्य होना चाहिए था पहले से। सो इसका मतलब आप इसके साथ कुछ वर्ब लिखो। ही इज बेटर देन आई एम, इन ब्रैकेट यू कैन राइट दिस एम, बट विदाउट एम दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विदाउट एम दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिस विदाउट एम दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमेशा याद रखें, ऐसी कंडीशन आपके एग्जाम में बनेगी। आपको हो सकता है एग्जामिनर इन ब्रैकेट एम लगा दे। अच्छा, हमारी एम ही क्यों आया? व्हाई नॉट अदर वर्ब्स? बिकॉज दिस साइड वी हैव इज, तो इन द सेम टेंस वी हैव टू राइज अ वर्ब फॉर दिस न्यू सब्जेक्ट। इन द सेम टेंस ही के साथ इज आता है और इसी टेंस में आई के साथ एम आता है। अगर वहां पे वॉज होता तो हम आई के साथ का वॉज लिखते, वहां पे कुछ और होता तो उसी टेंस का हम इधर कुछ और लिखते। मतलब वी कैन नॉट चेंज इट्स टेंस माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट चेंज इट्स टेंस, we cannot change its tense, we will have to use the same tense as the tense given in its previous clause। तो आप उसको चेंज मत करना। तो this is your complete correct statement, right? This is one type of example। Let's have another type of example। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट पहले डीप में समझ लो, क्योंकि जो चीज यहां बता रहा हूं ये आपको आगे बहुत सारे टॉपिक्स में काम आने वाली है। पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स भाई साहब इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पर बनती हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनो पहले। अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट सुनो, यहां तक समझ गए? इसके बाद आपने कहा शी इज एज ब्यूटिफुल, शी इज एज ब्यूटिफुल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। एरर बताइए इसमें, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। कम ऑन एवरीबॉडी, एरर बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन यहां पे भी किया जा रहा है, बट वी आर शोइंग सिमिलरिटी, वी आर शोइंग सिमिलरिटी गाइज यूजिंग पॉजिटिव डिग्री कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव बोथ गाइज। तो यहां पर आप सिमिलरिटी को शो कर रहे हो, हमें फंडा वही अपनाना है यार, फंडा वही अपनाना है। कंपैरिजन शुड बी इन सेम केसेस, एंड द सेकंड पॉइंट इज इफ यू आर यूजिंग if you are comparing one subject to another, both the subject must have its a verb as well, my dear students। तो हमारा आप देखो उधर साइड she subjective है, and this side we have a noun her sister, this side we have a noun her sister। तो नाउन चाहे आप सब्जेक्टिव बना के यूज कर लो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बना के यूज कर लो, नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपका कंपैरिजन जो हुआ वो कंपैरिजन आपके सेम केस में हो गया, सेम केस हो गया। बट द सेकेंड पॉइंट इज मिसिंग गाइस, this subject has its verb is, but this subject doesn't have। तो हमारा यहां पर हर सिस्टर के बाद इन ब्रैकेट यू विल हैव टू यूज is। हर सिस्टर is, as her sister is, this is the correct statement, as her sister is, ये आपका होगा। सो हमारा she is as beautiful as her sister is, जैसा उसकी बहन है, उसकी बहन क्या है? ब्यूटीफुल है। सो इन दिस वे हमने इस पॉइंट को भी देखा। एक तीसरा एग्जाम्पल बनेगा जो इन्हीं को काटेगा, इन्हीं लाइंस को काटेगा। सुनो, इन्हीं लाइंस को काटेगा, वो ये है ही इज एल्डर टू मी। ओके गाइस, नाउ स्पॉट द एरर, कम ऑन एवरीबॉडी।
Now spot the error. Come on, everybody. Now spot the error and you just click on the like button, please. जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, बताइए बच्चों क्या एरर है इसमें. हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी बताइए क्या एरर है इसमें. ही इज एल्डर टू मी. जल्दी जल्दी बताइए क्या एरर है इसमें. शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रहा है. आपके जवाब अगर है कि सर ही में एरर है, इज में एरर है, एल्डर में एरर है, टू में एरर है या मी में एरर है, तो मी में एरर कहने वाले बच्चों का जवाब गलत है. क्यों गलत है इसका कॉन्सेप्ट सुनिए. गाइज, इन वन कंडीशन वी कंपेयर टू डिफरेंट केसेस. इन वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, इकलौती ऐसी कंडीशन है जब दो अलग अलग केस का कंपैरिजन किया जा सकता है. आप देखो यहां पर ही सब्जेक्टिव है और यहां पर ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव है. आपके यहां पर दो अलग अलग केसेस हैं, दो अलग अलग केसेस का कंपैरिजन हो रहा है, फिर भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऐसा इसलिए करेक्ट है, करेक्ट है ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसके पहले दो सेंटेंसेस को देख लीजिए. आपने यहां पर हर सिस्टर को एज के बाद लिखा, आपने यहां पर आपने कहां गया, मी को आपने देन के बाद लिखा, इस वजह से आई लिखा गया. ये आपका देन हो चाहे यहां पे एज हो, ये दोनों कंजंक्शंस हैं साथियों, ये दोनों कंजंक्शंस हैं. लेकिन इस जगह पर आप जिस शब्द को लिख रहे हो, जिस शब्द के बाद लिख रहे हो मी को, दैट इज अ प्रेपोजिशन. मी, दैट इज अ प्रेपोजिशन. टू दैट इज अ प्रेपोजिशन. तो रूल ये है जो मैं आपको अगले वाले में पढ़ाने वाला हूं कि अगर आप कभी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन लिखेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, केस का प्रोनाउन आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं आता. सो गाइस, प्रेपोजिशन होने की वजह से ऑब्जेक्टिव सही हो गया और जब प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाएगा तो डिफरेंट केस कंपैरिजन कंसीडर कर लिया जाए. तो दिस मींस दिस सेंटेंस हैड नो एरर. यार इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी. कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप प्रेपोजिशन के बाद, जैसे आपने कहा ही इज सुपीरियर टू, तो सुपीरियर के साथ टू आता है, अब टू के बाद लिखना है तो मी ही लिखा जाएगा. अब आपने जब ऑब्जेक्टिव लिख दिया तो वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब सब्जेक्टिव के साथ आता है. इसके पहले वाले में आप मी कर रहे थे, मी को आई कर रहे थे, तब हम वहां पे वर्ब लिख रहे थे. यहां पे ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के साथ वर्ब लिखने का कोई जरूरत. सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस टाइप से ये पॉइंट हमारा बन गया एक कैटेगरी का. एक और यहीं पर एग्जामिनर खेल जाता है. आप यहां पर आपने नोटिस किया कि आपके पास सेंटेंस में दो शब्दों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, मी और ही. इसके पहले वाले में सिस्टर और शी, उसके पहले वाले में भी मी और इधर साइड ही था, है ना. कंपैरिजन केवल अभी तक दो दो चीजों को देकर कराया जा रहा है. एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है. He loves me. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुको. He loves you more than I. Come on everybody. एरर बताइए इस क्वेश्चन में क्या है. He loves you more than I. और सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे ये क्लास मिलती है दोस्तों. जिस बच्चे को पूरी इंग्लिश अच्छी करनी है, प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे मेरे साथ इस चैनल में इस क्लास का हिस्सा बनता रहे. जवाब दीजिए फटाफट. कम ऑन एवरीबॉडी, जवाब दीजिए फटाफट. गुलनाज, स्टार, मोहित, साक्षी, शिवम, ब्लैक डायमंड, प्रीति और अमित, शिवम, साहिल, मोहित. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी. अलग अलग जवाब आ रहे हैं आप सभी के. आई एम, आई ये, आई वो. बहुत बढ़िया. मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा. आप अगर इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी हैव थ्री प्रोनाउंस.
हमारे पास तीन प्रोनाउन है, एक ही है, एक यू है और एक आय है। लेकिन आप अगर डिग्री को देखो तो आपके पास जो डिग्री यूज हुई है वो मोर देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। अब कंपैरेटिव डिग्री की वजह से आपका जो शब्द है वो केवल दो के बीच में ही कंपेयर कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, दो से ज्यादा में नहीं कर सकता। और यहां पे तीन है तो इसका मतलब दो में कंपैरिजन होगा, एक सन्नाटा मार के बैठेगा। ठीक है, दो में कंपैरिजन होगा, एक चुप्पी मारेगा बैठेगा, यही होगा। लेकिन दो में कंपैरिजन होगा किसके साथ? एक्चुअली अंतिम वाला आय होगा कि अंतिम वाला मी होगा, यह डिपेंड करता है कि आप उस शब्द को इससे कंपेयर कर रहे हो कि इससे कंपेयर कर रहे हो। ये ही जो है सब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। ये यू जो है ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये यू इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आप इन दोनों को तो किसी हाल में नहीं बदल सकते, इनको किसी हाल में नहीं बदल सकते हैं आप अगर बदलेंगे तो वो बदलेगा या तो नहीं बदलेगा, तो सारा खेला वो है। तो अगर ये शब्द इसके साथ यू के साथ कंपेयर हुआ, अगर वो शब्द यू से कंपेयर हुआ तो वो शब्द बनेगा मी, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव। और अगर ये शब्द आपके ही से कंपेयर हुआ तो बेटा वो आए ही रहेगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव है तो वहां भी सब्जेक्टिव होना। सो अब होगा क्या ये समझिए मेरे भाइयों, ही लव्स यू मोर देन आई या जो भी है, इसका ग्रामर लगाने से बेटर है कि आप इसके सेंस में जाएं और सेंटेंस की सिचुएशन को समझें। ही लव्स यू मोर देन आई, कितने लोग हैं? एक दो तीन, तीन लोग हैं। तो तीन लोग बनाओ, ये है पापा, ठीक है, पापा, ये है मम्मा, मम्मी, मम्मी मम्मा कुछ भी लिख लो, और ये है बेटी। तीन लोग हो गए, ठीक है। सिचुएशन में बेटी आए है, ठीक, पापा जो है वो ही है और मम्मा जो है वो यू है। ये तीन लोग हो गए, समझो। अब बेटी मम्मा से कहती है, बेटी मम्मा से कहती है, सुनो ध्यान से, बेटी मम्मा से कहती है, मतलब आई यू से कहता है, बेटी मम्मा से कहती है कि मम्मा ही पापा लव्स यू, यानी पापा जो है मां से प्यार करते हैं, तो पापा लव्स यू, पापा लव्स यू मोर देन आई। सुनना ध्यान से, पापा लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू, पापा तुमसे प्यार करते हैं मम्मा, पापा आपसे प्यार करते हैं मम्मा, मुझसे ज्यादा, मोर देन आई, मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं पापा। मम्मा पापा आपको प्यार करते हैं मुझसे ज्यादा, मतलब बेटी को भी पापा प्यार करते हैं और मम्मा को भी पापा प्यार करते हैं, लेकिन पापा मम्मा को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा बेटी बोल रही है। तो इसका मतलब पापा अकेले दो को प्यार कर रहे हैं ना, मम्मा को और बेटी को। तो जो दो होगा उन्हीं में तो कंपैरिजन होगा ना भाई साहब। अब आपकी मम्मा और बेटी, मम्मा दैट इज यू एंड बेटी दैट इज आई, जब आप यू को कंपेयर कर रहे हो एक ऑब्जेक्टिव का, तो भाई साहब उधर वाला भी तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अर्थात ये आई गलत था, यहां पर मी होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैसे हुआ? तो ये एक पहलू है इसको देखने का, इसी में एक दूसरा पहलू बनेगा। एक दूसरे थोड़ी से दूसरे नजर से सोचो फिर से। अब यहां पर ये ममा उदास बैठी थी और उदास बैठ के कहती, अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी तेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, बेटी 1 साल हो गया कोई गिफ्ट नहीं दिलाया, ऐसे करके रो रही थी। मम्मा कह रही है बेटी से, बेटी तेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, आज बताओ एनिवर्सरी है, आज तो टाइम पे आना चाहिए था घर पे, ऐसे रो रही थी। बेटी ने कहा नहीं मम्मा आपको हर कोई प्यार करता है, आपको हर कोई प्यार करता है मम्मा, आपको पापा भी करते प्यार, आपको मैं भी करती हूँ प्यार, मैं भी करती हूँ, पापा भी करते हैं, एक्चुअली पापा मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं आपको। सिचुएशन समझो पहले, यहां पे खेला को, सिचुएशन को समझो। यानी बेटी अपनी मां को समझा रही कि मां पापा करते हैं प्यार, मां आप मत रो, पापा तो मुझसे भी प्यार कर, नहीं बेटा केवल तू ही मुझे प्यार करती है, पापा नहीं करते, नहीं मां पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब मां को
पापा भी प्यार कर रहे हैं और बेटी भी प्यार करती है, लेकिन पापा बेटी से कहीं ज्यादा करते हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब हो गया कि यू को पापा और ही ये दोनों प्यार करते, तो दो कौन हो गए, ये हुए ना भाई साहब। तो आपको इधर सब्जेक्ट लिखा है वर्ब के साथ लिखना, इधर सब्जेक्टिव लिखना और वर्ब के साथ लिखना। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही लव्स यू मोर देन आई डू। यहां पर आई डू ये भी लिखा जाएगा। सो एक सिंगल सेंटेंस दो तरीके से सही हुआ। आप यहां पे चाहे मी लिख दो चाहे आई डू लिख दो, ये दोनों सही है। लेकिन केवल आई लिखोगे तो 0 नंबर में माइनस हो जाएगा 25% काट के भाई साहब, इसका ध्यान रखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये पॉइंट आपका भी कंपैरिजन में वर्क करता है, इनको भी याद रखें। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। इतने में किसी भाई को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, पहले पूछ लो फिर आगे चलता हूं। और सब कुछ ठीक लग रहा है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी शेयर कर दो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूं। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज क्लास की नोटिफिकेशन आए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल पे क्लिक करना। 15 मिनट आधे घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको क्लासेस की। कर लिया सभी ने? दैट्स ग्रेट यार, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आ गया। अरे एग्जाम में कोई एक ही आएगा मेरे बच्चे। जब दो तरीके से बन सकता है तो एग्जामिनर को भी पता है कि यार ये दोनों ना स्टडी गाइड से पढ़ के आए हैं, और स्टडी गाइड से पढ़ के आए हैं तो ये दोनों पता होगा इनको, तो कोई एक ही बना के दो। समझे? उन्हें पता होगा कि ये स्टडी गाइड से पढ़ के आए हैं। हाँ देखो कहाँ नाइंसाफी है। शेयर करके भाई थोड़ा सा बच्चे बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। ओके, सो ये पॉइंट हम लोगों ने सीखा, यानी हमने अभी तक आपको पूरा सब्जेक्टिव सिखा दिया। ये पूरा सब्जेक्टिव ज्ञान था दोस्तों। अब सब्जेक्टिव ज्ञान के बाद हमारा अगला उस टेबल का दूसरा ज्ञान था ऑब्जेक्टिव ज्ञान। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो नए रूल्स होंगे, थंबनेल पे भी लिखवा के रखा था कि नया होगा, आपने सोचा नहीं होगा। देख लीजिए कुछ थे इसमें से नए, आसान वाले तो आपने सभी किताब से पढ़े होंगे। चलो अब आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहां पे यूज होता है साथियों? तो आपको दो तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। पहला पॉइंट, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो पढ़ा ही चुका हूं मैं। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक बच्चा कहता है मम्मा मम्मा आई एम वेरी हंग्री, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। मम्मा सेड, मम्मा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बेटा टेक दिस banana and distribute them among you and me, क्योंकि मम्मा को भी भूख लगी थी। कम ऑन एवरीबॉडी, अब मुझे ये बताओ सोच समझ के, ये स्टेटमेंट आ गया, इसमें एरर कहां पे है? बहुत लंबा चौड़ा हो गया कुछ सेंटेंस। आपने यहां पर देखा इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ये पहला कंडीशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ठीक है ना। सो आपने यहां पर देखा कि ठीक है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप सब जगह प्रेपोजिशन खोजने पे लग गए और एक जगह दिख गया प्रेपोजिशन विद प्रोनाउंस।
तो बस इसके बाद आपको चेक करना है कि यहां पर यू जो लिखा हुआ है, इज इट ऑब्जेक्टिव केस? यस। अगर आप टेबल याद करो तो यू सब्जेक्टिव भी है और यू ऑब्जेक्टिव भी है, इसका मतलब यू ठीक है। और अमंग प्रीपोजिशन के बाद ये मी लिखा हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्टिव केस? यस, ठीक है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इस सेंटेंस। दिस स्टेटमेंट इज एरर फ्री माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी गलती। तो एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव केस कहां लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद लिखना है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर दूसरा, आप चाहो तो इसी से समझ लो, यहीं पे बता देता हूं मैं, इसी एग्जांपल में, नहीं यहां पे ले लो। पॉइंट नंबर दूसरा साथियों, एग्जांपल पीछे वाला ही दिखा दूंगा, वो ये है कि आप किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSI, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज कीजिए। सिंपल भाषा में ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है। अब अगर उस ऑब्जेक्ट में आपने प्रोनाउन लिखा है तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस बना के यूज कीजिए। आप बैक साइड आ जाओ, यहां पे गिव लिखा है ना, एक वर्ब है आपकी, तो वर्ब के बाद शब्द लिखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। बैक साइड आ जाओ, यहां पे यू लिखा है ना, यू किसके बाद लिखा है? लव्स के बाद लिखा है दोस्तों, वर्ब के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये पॉइंट याद रखें कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता। तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, लाइक के बाद, लाइक एज अ प्रेपोजिशन आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। बट जिसकी मीनिंग होती है सिवाय, जिसकी मीनिंग होती है एक्सेप्ट, इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे आपने कहा लाइफ इज लाइक, अब आपको इसके बाद ये जो शब्द आपने लिखा ना, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और बट का एक एग्जांपल, एवरीवन कैन ज्वाइन अस, एवरीवन कैन ज्वाइन अस बट ही, सिवाय उसके। क्या एरर है इसमें? एवरीवन कैन ज्वाइन अस बट ही, हर कोई हमें ज्वाइन कर सकता है सिवाय उसके। सेंटेंस में क्या एरर है? अभी अभी संदीप सर ने बताया, लाइक बट के बाद क्या लिखने का है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर जो आपने बट के बाद ही लिख दिया है ये रॉन्ग है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है? हिम, ये सही है। गॉट इट एवरीबॉडी? सो हमने यहां पर ये दूसरा पॉइंट भी सीख लिया। दो लोग थे, ओहो सॉरी फरहा, बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये अमंग हटाओ, मैं कई लोग लिखने वाला फिर दो में ही काम चला दिया था, इसको बिटवीन कर लेना, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्शन कराने के लिए थैंक यू। सो गाइज यहां पर ये दूसरा पॉइंट भी हम समझ गए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी अपने को क्लियर हो गया कि इस टाइप से आपको चीजें ये करना है। वहां पे मैं 2 3 4 प्रोनाउन लिखने वाला था, फिर मैंने कहा 2 में ही खत्म करो। तो पहले अमंग तक सोचा था 3 लिखूंगा कम से कम, और फिर 2 ही लिख के स्टॉप कर दिया। देखो तो गाइज यहां तक ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। इतने में कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब तो कोई कंफ्यूजन इतने में नहीं है, आगे चले। तो आप सब्जेक्टिव सीख चुके हैं और आप ऑब्जेक्टिव सीख चुके हैं, आप सब्जेक्टिव सीख चुके हैं और आप ऑब्जेक्टिव सीख चुके हैं। अब तीसरे पे आ जाइए दोस्तों, दैट इज पजेसिव। बहुत खास नियम बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव केस 1, जो एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता है, आप वो सीखने जा रहे हो। सो पजेसिव केस में आपके पास कौन कौन से हैं प्रोनाउंस? माय है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, और क्या बचा? देयर है, वंस है, ONE'. टोटल 8 पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, 8 आपके सामने लिखे। इनका यूज क्या होता है? इनके यूजेस को सीखिए। पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में क्या क्या चीजें हमें ज्यादातर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, ये शब्द आपके जो आपके टेबल में है, पजेसिव प्रोनाउंस की टेबल बन के बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो पहली बात दिमाग में लॉक कीजिए कि ये जब एडजेक्टिव्स हैं, जब ये शब्द एडजेक्टिव्स हैं, तो ये कभी भी सेंटेंस में आए
आप इन पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद एक नाउन जरूर लिखें बिना नाउन के। अगर इनका इस्तेमाल कहीं पर भी हुआ तो वो गलत होता है। बिना नाउन के इन शब्दों का इस्तेमाल, ठीक बाद नाउन होना मैंडेटरी, बिना नाउन के इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं पर भी हुआ तो वो गलत होता है, वो गलत होता है, वो गलत होता है। जैसे आपने कहा माय कार इज ब्लैक, मेरी कार काली है, एंड योर इज ग्रीन, और तुम्हारी जो है ग्रीन नहीं होता यार, वाइट है, कार ग्रीन कहां होगी। सो ये आपने सेंटेंस देखा, माय कार इज ब्लैक एंड योर इज ग्रीन। अब आप यहां पर सोचो कि हां माय के बाद कार, ठीक है, माय के बाद कार इज फाइन। हमने कहा इनके बाद नाउन होना मैंडेटरी है, आपने इनके बाद नाउन लगा दिया, ठीक है। तो आगे चेक कर लो, यहां पर योर भी तो इसी लिस्ट का हिस्सा है, इसी लिस्ट का हिस्सा है। इसका नाउन कहां गया? तो या तो आप यहां पर लिखो ये गलत हो गया, या तो आप यहां पर लिखो योर कार एंड योर कार इज वाइट। लेकिन फिर ग्रामर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ग्रामेरियन चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ देंगे। क्यों? क्यों कहते हैं कि नाउन कभी भी सेम रिपीट नहीं कर सकते। जब उधर कार लिख दिया तो आप इधर कार नहीं लिख सकते। तो यहीं पर बात आती है दूसरा वाला प्रोनाउन जो इसके बाद पढ़ाऊंगा, कि भाई ऐसा करो, फिर तुम पजेसिव एडजेक्टिव छोड़ो, तुम पजेसिव प्रोनाउन लगा दो, तुम योर मत लिख लो, तुम योर्स लिख दो। तो योर्स को एज अ सब्जेक्ट बनाकर यहां पर यूज कर लिया गया इस वर्ब का। सो हमें यहां पर पता चला कि ठीक है भाई, यहां पर यह पॉइंट आपका समझ में आ गया कि आप पजेसिव एडजेक्टिव्स कभी भी बिना नाउन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम एरर पूछी गई है इस पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत बार देखा गया है, बहुत से बच्चे पजेसिव एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी यस मार देते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, योर में एपोस्ट्रोफी यस है। अच्छी है, ये आज तक कौन पढ़ाया भाई साहब? कौन से गुरुजी ने ज्ञान दिया है यहां पर कि आप किसी एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगा दो? हाँ, नहीं होता। इसका मतलब ये गलत है। और बताएं ये कहां पे लिखते हैं? ये आप लिखते हो जब आप लेटर लिखते हो, पूरा लेटर ऊपर से नीचे तक ज्ञान राइट कर लिया, पूरा ज्ञान लिख दिया, और फिर अंतिम में लिखते हो ना योर्स फेथफुली। वो जो योर्स फेथफुली लिखते हैं ना, पहले तो जान लो वो गलत है अगर आप ऐसे योर्स लिखते हैं तो। क्लियर है? योर्स शब्द अगर कभी बोला भी जाएगा तो YOURS ये लिखा जाएगा। एपोस्ट्रोफी लगाया तो 0 नंबर मिलेगा भाई साहब, क्योंकि ग्रामर ही नहीं हुआ ऐसा, तो कहां से आपका योर्स आ गया? ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमने सीख लिया। तीसरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत खास बताने जा रहा हूं कि आप पजेसिव एडजेक्टिव्स जो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं का इस्तेमाल, का यूज हमेशा इसके सब्जेक्ट के अनुसार करें, सब्जेक्ट के अनुसार करें। अर्थात आपका पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। थोड़ा सा बैक साइड आइए, यहां पर देखिए आपके इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, माय। पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमेशा याद रखें, माय सेंटेंस में तभी लग सकता है जब उसी सेंटेंस में उसी क्लॉज का सब्जेक्ट आए है भाई साहब। अगर आए सब्जेक्ट होगा तभी माय आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। गाइज आर तभी आ सकता है जब उसी में सब्जेक्ट वी है दोस्तों। आपका योर तभी आ जा सकता है जब उसी में सब्जेक्ट यू है साथियों। हिज तभी आ सकता है जब उसी में सब्जेक्ट ही हो या किसी मेल का नाम दिया हो, पुरुष का नाम दिया हो। आपके उसमें हर तभी आ सकता है जब सब्जेक्ट या तो शी हो या तो कोई फीमेल का नाम दिया हो। आपके सेंटेंस में इट्स तभी आ सकता है जब इट वाले सारे, जैसे नॉन लिविंग थिंग हो, इंसेक्ट्स हो, रेप्टाइल्स हो, ऐसी चीजें हो। देयर तभी आ सकता है जब प्लूरल नाउन दिया हो, या तो दे हो या तो एक से ज्यादा कोई भी नाउन मेंशन किए हो। वंस तभी आ सकता है जब वन सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। जब वन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तभी वंस आ सकता है। देयर के लिए मैंने बताया प्लूरल नाउन या खुद दे। तो ये पॉइंट आपको बेसिक लेवल तक तो समझ में आती है। अभी देखो फंसाएगा एग्जामिनर कहां पे आपको, मैं निकालता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा ही इज डूइंग, तो आप यहां पर क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। अगर यहां पर है आई एम डूइंग,
तो आप यहां पे क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। शी इज डूइंग डैश, जल्दी से बताओ। अगर आपने लिखा दे आर डूइंग, ये आसान वाले करा रहा हूं अभी, अभी आसान कर लो पहले। वी आर डूइंग, ठीक, 5 सेंटेंसेस है। कुछ नाउन का ले लो। नेहा इज डूइंग, सुरेश या राकेश, राकेश इज डूइंग। अभी ये दोनों मिलके कर रहे हैं, नेहा एंड राकेश आर डूइंग डैश वॉक। इतने सेंटेंसेस हैं। चलो भैया जी, सबका बताओ। मुझे पता है आप सबका आंसर कर लोगे, कोई बहुत बड़ा तीर वाला सवाल नहीं पूछा मैंने, आप सबका आंसर कर लोगे। सवाल इसके बाद पूछूंगा। जब वहां पे ही लिखा है तो आप यहां पे हिज लिखोगे, हिज वॉक। वहां पे आई लिखा है तो यहां पे आप माई लिखोगे। सेल्फ के लिए, अगर किसी दूसरे का कर रहा है, मैं उसका काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग हिज वॉक हो जाएगा, मतलब मैं उसका काम करूं। लेकिन सेल्फ के केस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखना। शी लिखा हुआ है तो यहां पे आप हर लिखोगे, दे लिखा हुआ है तो आप यहां पर देयर लिखोगे, आपका वी लिखा है तो यहां पे आप आर लिखोगे, नेहा लिखा है तो यहां पे आप हर लिखोगे, सुरेश लिखा है तो आप यहां पे हिज लिखोगे, नेहा सुरेश प्लूरल हो गया तो यहां पर आप। तो ये बेसिक पॉइंट आप सब जानते हो, ठीक। ये बेसिक पॉइंट तो आपको पता ही था, इसमें तो कुछ नया पढ़ाया नहीं संदीप सर ने। नया अब सुनो, आपने कहा कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखते हैं यहां पर अपना पजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में आपका ही कभी है, कभी आए है, कभी ये है, कभी वो है, कभी वो है। ही आपका थर्ड पर्सन है, आए आपका फर्स्ट पर्सन, शी थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, नेहा थर्ड पर्सन, राकेश थर्ड पर्सन, और नेहा राकेश थर्ड पर्सन। मतलब आपने देखा यहां पर तो कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का भी कोई एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपने कहा यू आर डूइंग, तो यू आर डूइंग क्या हो जाएगा यहां पर, योर वॉक हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। यू आर डूइंग योर वर्क, योर आ गया वहां पे। तो कभी सेकंड पर्सन, कभी थर्ड पर्सन, कभी कोई पर्सन, कभी मतलब 3 पर्सन। और हमने यहां पर सब्जेक्ट के रूप में केवल एक एक ही पर्सन उठाए। या तो हमने फर्स्ट पर्सन का उठाया है, या हमने सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट बनाया, या हमने थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट बनाया। लेकिन अगर आपने जो ऑर्डर सब्जेक्टिव केस में 2 3 1 या 1 2 3 का पढ़ा है, अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाएं और वो भी अलग अलग पर्सन के, आप यही 2 3 1 के हिसाब से देखो, एक 2 एक 3। मान लो सेंटेंस में लिखा हो यू एंड ही आर डूइंग, अब क्या आएगा, डैश वॉक। 3 एंड 1 ले लो आप एक बार, ही एंड आई आर डूइंग डैश वॉक। 2 एंड आई मतलब यू एंड आई आर डूइंग डैश वॉक। इसमें क्या लिखोगे, अब दिमाग लगाओ, सवाल मेरा यहां पे आया है। अभी तो मैंने चुटपुटिया पूछा था आपसे। जल्दी बताओ भैया जी, जल्दी बताओ। ये आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बाकी अगली क्लास में बताएंगे। जल्दी, स्पीड से। बहुत ही बढ़िया। अरे नंबर तो डाल दो यार, कौन सा बता रहे हो आप। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो कौन सा बता रहे हो ये लिख के नंबर के साथ कि 1 में ये आएगा, 2 में ये आएगा, 3 में ये आएगा। जल्दी। बहुत बढ़िया, अच्छा ट्राई किया आप सभी ने। आइए मैं कुछ हेल्प करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए।
इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, अगर यहां पर केवल यू होता तो हम वहां पर योर लिख देते, सब्जेक्ट में केवल ही होता तो वहां पर हम हिज लिख देते। दो आ गए, मामला गया फंस। अब योर लिखें कि हिज लिखें या तीसरा कुछ लिखें? ठीक, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, या तो योर लिखेंगे वहां पर या तो हिज लिखेंगे। बहुत करेंगे तो देयर लिख देंगे, कहेंगे दो ठो हो गया, देयर लगाओ। लेकिन आप तीनों गलत हैं, सुनिएगा ध्यान से कैसे, क्योंकि आप केवल एक एक को पकड़ के चल रहे हैं। मामला पता है क्या है, आप पहले इन सब्जेक्ट्स को पहचानो। आपके जो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स मेरे भाइयों बहनों आपके प्लूरल हैं, तभी आपने यहां पर प्लूरल वर्ब यूज कर ली। दोनों मिलके मतलब अब प्लूरल हो गए। जैसे रोहन एंड सोहन मिला दिया तो प्लूरल हो गया, तो वैसे ही यहां पर ये दो दो मिलके, कुछ तो पहले से ही प्लूरल थे लेकिन पहले से क्या थे उससे कोई लेना देना नहीं, आपके ये दो मिल गए हैं, अब ये प्लूरल है। तो एक बात दिमाग में गांठ बांध लो कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। जैसे अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ है नेहा इज डूइंग, तो आप यहां पर क्यों लिखते हो हर वॉक? क्योंकि नेहा आपकी सिंगुलर है। लेकिन जब आप लिख देते हो नेहा एंड पूजा, तो आपके दो लड़कियां आ गई इसमें, तो आप लिखते हो आर डूइंग। अब आपकी इन दो लड़कियों की वजह से आप यहां पर अब हर नहीं लिखोगे, जबकि दोनों लड़कियां ही लड़कियां हैं। अब आप यहां पे क्या लिखोगे? देयर लिखोगे। क्यों लिखते हो देयर? क्योंकि अब ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव आपका प्लूरल आएगा। ये बात दिमाग में गांठ बांध लो। इन तीनों सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव तीनों में प्लूरल आएंगे। अब प्लूरल आएंगे तो पहले तुम तीनों का प्लूरल होता क्या है पहले तुम ये निकालो। अगर मान लो हमें इनमें से किसी में भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिखना पड़ गया, तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल एडजेक्टिव होता है पजेसिव एडजेक्टिव ओ यू आर। टेबल याद करो तो केवल दो ही है फर्स्ट पर्सन में, एक है माय और दूसरा है आर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल आर आएगा, माय भूल के नहीं लिखना ना, भले आय लिखा हो यहां पे, उससे कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड में केवल एक ही शब्द होता है, दैट इज वाई ओ यू आर। और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड में प्लूरल होता है टी एच ई आई आर। अर्थात आपके इन ब्लैंक्स में इन्हीं तीन में से कोई एक आएगा, एक एक आएगा। आप इनमें इनके अलावा चौथा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। पहली बात दिमाग में लॉक करिए इस बात को। मुझे पता है कुछ बच्चों के कमेंट्स में माय आंसर आया हुआ है, तो माय प्लूरल नहीं होता। माय तभी आएगा सेंटेंस का पजेसिव एडजेक्टिव बनके जब केवल आय होगा सेंटेंस में। केवल आय तो है नहीं, आय के साथ कुछ और जुड़े हुए हैं। सो गाइस आपके इन्हीं तीन में से कोई आएगा। अब आएगा कौन सा ये डिपेंड करेगा एक ऑर्डर, और वो ऑर्डर है साथियों 1 2 3 पजेसिव एडजेक्टिव का। किसी भी सेंटेंस के जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए, नाउन के साथ दिया हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। आप उसमें इस तरफ से बढ़ते हुए आएंगे, इस तरफ से। अगर आपके उस सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ सेकंड या थर्ड में से कोई भी दिया हुआ है या दोनों दिए हुए हैं, तो भाई साहब आपको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगाना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है। ये नहीं देखना कि सेंटेंस में पहले क्या लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस में तो 2 3 1 से लिखा होगा, आपको सेंटेंस में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि आपका प्रोनाउन उसमें से कहीं कोई फर्स्ट पर्सन का तो नहीं है। अगर कोई फर्स्ट पर्सन का है तो आपको फर्स्ट पर्सन वाला प्लूरल लिखना है। अब जैसे आप एग्जांपल नंबर दूसरा देख लो, ये ही आपका थर्ड पर्सन है, ठीक, और ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन मिल गया आपको, एक फर्स्ट है एक थर्ड है, तो आपको किसका प्लूरल लिखना है? जो पहले आया है उसमें नहीं, इस ऑर्डर में। ऑर्डर में पहले फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिखना है। अर्थात आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है ओ यू आर, यहां पर आएगा ओ यू आर। आपके इस सेंटेंस में वी है भी नहीं तब भी ओ यू आर आया। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से। ओ यू आर तो वी के साथ आता है ना, लेकिन यहां पे आएगा क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने इसको प्रेफरेंस में रख दिया। ठीक, मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है ही नहीं,
केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो गाइस इन फर्स्ट पर्सन के बाद फिर दूसरे नंबर पे जिसको रखा जाएगा दैट इज सेकंड पर्सन, मतलब फिर आपको सेकंड पर्सन का प्लूरल दैट इज योर, भाई योर अकेला ही है सेकंड में, चाहे उसको प्लूरल कह लो, सिंगुलर कह भी नहीं सकते, तो प्लूरल ही है वो। तो गाइस वहां पे केवल योर आएगा। अब आप ऊपर वाले एग्जांपल पे आ जाओ, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट तो है नहीं, तो गिनती में सेकंड पहले आया ना, तो आपको इसका प्लूरल लिखना है, मतलब सेकंड का प्लूरल, यू का प्लूरल नहीं, सेकंड का प्लूरल। यहां पे ये बोला जाएगा सेकंड का प्लूरल, यू का प्लूरल नहीं है ये। यू का प्लूरल तब होता है जब केवल यू लिखा होता सेंटेंस में। और तीसरे में अगर आपके सेंटेंस में इसका भी देख लो, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो 1 और 2 में कौन पहले आएगा ऑर्डर में? हमेशा 1 पहले आएगा, तो 1 का प्लूरल लिखा जाएगा दैट इज ओ यू आर। आर तीनों लिखे होते अगर सब्जेक्ट में यू ही एंड आई, तो फिर पहला ही फर्स्ट होता प्लूरल, तो ओ यू आर लिख दिया जाता। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने 2 में आर लिखा, 1 में यूर लिखा, मैंने देयर किसी में नहीं लिखा तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि तीसरा वाला आप चाहे सेकंड के साथ लिखो चाहे फर्स्ट के साथ लिखो, हमेशा तो बाद ही में आएगा। तो देयर केवल एक कंडीशन में आ सकता है, जब प्रोनाउंस, जब सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन के हो, जब सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन के होंगे तभी आ सकता है देयर, अदरवाइज देयर। जैसे अभी बैक साइड आपका ये फॉरवर्ड में यहां पे नेहा एंड पूजा, नेहा भी थर्ड पर्सन है, पूजा भी थर्ड पर्सन है, शी है ना दोनों, ये भी शी है ये भी शी है, तो जब केवल थर्ड पर्सन होगा तब देयर आएगा भाई साहब, अदरवाइज देयर नहीं आएगा। सो ये था आपका खास पॉइंट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन होगी मेरी इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी साथियों। ठीक है, मजा आया कि नहीं क्लास में? आप मुझे बताओ कमेंट में। मजा आया तो सेशन को तुरंत लाइक कर दो और वीडियो को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो, मदद करने के लिए इस परिवार की, इस चैनल को बढ़ाने में उतने लोगों तक शेयर कर दो। मेरी गुजारिश है आप सभी से कि केवल स्टूडेंट तक नहीं, बल्कि अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई बच्चा 5th 6th 7th 8th 9th 10th में भी पढ़ता है, उन सबको शेयर करो। मोबाइल आज की डेट में हर किसी के पास आ चुका है और हर कोई क्लासेस को देखे, इंप्रूवमेंट हर किसी का होगा। हर किसी तक शेयर करो दोस्तों, ठीक है? सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाकर दोस्तों ऑल वाली बटन प्रेस कर लेना, ठीक है ना? ऑल वाली बटन प्रेस जरूर कर लेना, क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी फिर, ठीक? तो ये आपको करना ही करना है, इसका ध्यान रखें। ओके गाइस, तो आज की क्लास के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को हमें यहीं पर स्टॉप करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, परिवार को बढ़ाने में मदद करें। मेरा टारगेट है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, एक हाथ की उंगलियों के से कम दिन के अंदर, इस परिवार को 10,000 पहुंचाया जाए। मदद करिए थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा और क्लास एज इट इज हमेशा चलती रहेगी, ठीक है? तो प्लीज सपोर्ट अस। सो गाइस, यहाँ पे शेयर करें घर के हर शख्स के पास, रिलेशन में हर शख्स के पास, हर ग्रुप में, हर जगह पे। दिस इज माय टेलीग्राम, ये इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज की अगली क्लास 10 बजे है, जो पेड बैच है इसका अलग ही जलवा है दोस्तों। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट सिंगल पेड बैच में मिलेगा। संदीप 12 वो मेरा कोड है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी जब आप ये कोड्स लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ। संदीप 12 पे 3 फायदे होंगे सबसे बड़े। सबसे पहला फायदा 10% फीस कम हो जाएगी। दूसरा फायदा 1 साल या 2 साल का कोर्स खरीदने पर 6 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी, 6 मंथ्स की एक्सटेंशन, 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा उनके साथ में। यानी 1 साल का लोगे तो 6 महीना जोड़ के 1.5 साल का आपको क्लास मिलेगी। 2 साल का लोगे तो 2.5 साल की क्लासेस मिलेगी, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए लो, हर एग्जाम में ये चीज है। और तीसरा फायदा, हर एग्जाम में आप दोस्तों जब आप संदीप 12 लगाओगे तो मैं आपको अपनी 30 बुकलेट्स दे दूंगा। 30 बुकलेट्स जिसमें टोटल 10,000 क्वेश्चंस हैं। मैंने 2,000 बढ़ा के 10,000 कर दिया है और कल दिया भी है बच्चों को। 10,000 क्वेश्चंस हैं पेड बैच में। गाइस, आप किसी भी एग्जाम, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी वोकैबुलरी की नोट्स जो यहां पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप पढ़ के देख लो और यूपीएससी देख रहा हो। अगर आपको मजा ना आ जाए वोकैबुलरी उसके लिए तो कहना, नीट वगैरह के लिए आप चाहे जहां पे भी पढ़ो,
आपको ये 30 बुकलेट्स के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो आज ही ज्वाइन करें संदीप 12 लगाकर और ये सारे फायदे उठाएं। प्ले स्टोर से जाएं, प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्नर ऐप सर्च करें, लॉग इन करें, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाएं और कोड वाली जगह पर संदीप 12 लिखें और अप्लाई की बटन दबाएं। अप्लाई होगा, उसके बाद 12 या 24 पे क्लिक करें, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें और फिर पेमेंट कर लें। सब्सक्रिप्शन पे 6 महीना एक्सटेंशन 12 महीने या उसके ऊपर वाले कोर्स के साथ ही है। तो फटाफट इसको करें दोस्तों। टेस्ट सीरीज आपको यही मिलेगी। आइकॉनिक में आपको डाउट सबसे पहले पूछने का मौका मिलेगा, रेज अ हैंड के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट कुछ भी लगे तो रिपोर्ट करें। पीडीएफ तो इसमें कुछ नहीं, नोट्स ही बनाना है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और उसके बाद ऑल लिखा हुआ बटन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगली क्लास अगले कुछ 15-20 मिनट 15-16 मिनट के अंदर है और मैं 15-16 मिनट के बाद 10 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पेड बैच का पार्ट बनूंगा। आइएगा जरूर, अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो, नहीं लिया है तो लेकर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आज की ये क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।